हेलो। हाँ जी। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सारे के सारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल के ऊपर, प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है आशीष सिंह लेक्चर्स। कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। देखें एक बार कमेंट्स के अंदर क्या कमेंट्स कर रहे हैं बच्चे। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो, हाय एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अभी से ही बच्चे लिख रहे हैं हैशटैग जिद कर, क्योंकि उनको पता है सर लिखवाने वाले हैं। बट एनीवेज, सबसे पहला काम जो आप लोगों को मेरे लिए करना है, मुझे ये बताना है कमेंट्स के अंदर कि मेरी आवाज एकदम परफेक्ट सुनाई दे रही है आप सभी लोगों को, और क्लास एकदम मक्खन एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही है आप सारे के सारे बच्चों को। तो ये दो चीजें मुझे फटाफट से कमेंट्स के अंदर कंफर्म कर दो, एंड देन वी विल स्टार्ट और टुडेज सेशन। आज का हम सेशन फिर स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। यस। तो आवाज एकदम परफेक्ट है, क्लास एकदम परफेक्ट है। शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो आप सभी लोगों को पता है ना, कोर्स बैच यानी कि एकमात्र ऐसा बैच जिसमें हिंदी माध्यम का हर एक विद्यार्थी देश के कोने कोने से जुड़ा हुआ है। अगर भारत देश की बात करी जाए तो असली में भारत देश बसता है इसके गांवों में, और हमारे ग्रामीण परिवेश से जुड़ने वाले जो बच्चे हैं, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए, उनको एक स्टैंडर्ड एजुकेशन मिल पाए, ताकि वो देश के स्तर पर होने वाले जो एग्जाम्स हैं, जैसे नीट का एग्जाम हो गया, आईआईटी का एग्जाम हो गया, जेई का एग्जाम हो गया, और भी अन्य देश के स्तर पर होने वाले जो एग्जाम्स हैं, उनके अंदर बहुत जोर शोर से अपनी भागीदारी दिखा सकें। इस मुहिम को ध्यान में रखते हुए, इस मकसद को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस फोर्स बैच के अंदर आप लोगों को 12th क्लास की तैयारी करवा रहे हैं। तो 12th क्लास का अगर कोई पूछे छोटा लक्ष्य क्या है, तो छोटा लक्ष्य है आपके जो भी रिस्पेक्टिव राज्य की मैं बात करूं, जैसे कोई राजस्थान बोर्ड से बिलोंग करता है, कोई यूपी बोर्ड से बिलोंग करता है, कोई एमपी बोर्ड से बिलोंग करता है, तो छोटा लक्ष्य तो ये है कि हम चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। आप सभी लोगों को कभी भी ये महसूस ना हो कि देखो यार आपको अच्छे टीचर नहीं मिले, इस वजह से आप लोगों की पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाई, ये कमी भारत के किसी बच्चे को महसूस ना हो। सबसे पहला और सबसे छोटा लक्ष्य तो हमारा ये है। दूसरा लक्ष्य है हर एक बच्चा जो कि संभावनाएं रखता है, हमारे साथ में सिंसियरिटी के साथ में, मेहनत के साथ में पढ़ता है, तो वो जितना बेस्ट अचीव कर सकता है उतना बेस्ट हमारे साथ में अचीव करे। बोर्ड्स के अंदर 100 में से 100 नंबर लेके आए, ये हमारा दूसरा लक्ष्य है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं आप बच्चों के साथ में मिलके। और जो तीसरा लक्ष्य है वो ये है कि आज भी देश के स्तर पर होने वाले जो एग्जाम्स हैं, नीट का एग्जाम हो गया, जेई का एग्जाम हो गया, जिसमें हिंदी माध्यम के बच्चे कहीं पिछड़ जाते हैं, तो उस रेस में, उस एग्जाम के स्तर पर आप बच्चों की भागीदारी को बढ़ाने में और आप बच्चों के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हमें हमारा भरपूर योगदान देना है, जितना हम बेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा और बड़ा लक्ष्य है। तो आप सारे के सारे बच्चे जो कि इस लक्ष्य और इस मुहिम के साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन सभी को सबसे पहला काम क्या करना है, हमारा जो स्लोगन है आप सभी लोगों को पता होगा, हमारा स्लोगन है हैशटैग जिद कर। हैशटैग जिद कर, ये टाइप करना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ये टाइप करना है। मकसद है इसका कि हमें हमेशा ये याद रहे कि जब भी कोई उतार चढ़ाव आएगा हमारी इस जर्नी के दौरान, तो हमें अपने अंदर जो जिद थी, जिसकी वजह से हमने सर के साथ में मिलकर शुरुआत करी थी, उसको जगाना है और अपनी हर एक मुश्किल के ऊपर पार पाना है। राइट। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है, ये दूसरा ही लेक्चर है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि यार यहां पर हम पहले क्यों नहीं जुड़े, तो अभी भी लेट नहीं है। दिस इज लेक्चर नंबर 2। आपने अगर पिछला लेक्चर अटेंड नहीं भी किया तो भी चिंता की बात नहीं है, मैं आपको सबसे पहले जो पिछला लेक्चर था उसको रिवाइज करवाऊंगा। कुछ समय अपन रिवीजन के ऊपर देंगे, लेकिन रिवीजन का तरीका अलग होगा, सवालों के माध्यम से अपन रिवाइज करेंगे। तो सारे के सारे बच्चे तैयार हो जाओ, अपनी कॉपी, अपना पेन और अपने दिमाग, 3 चीजों की हमेशा आवश्यकता होती है मेरी क्लास अटेंड करने के लिए। अपनी कॉपी, अपना पेन और अपना दिमाग, पूरे फोकस के साथ में हम पिछला लेक्चर भी रिवाइज करेंगे और आज के लेक्चर के बारे में भी हम लोग ढेर सारी चीजें, ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं।
कि सर आज के हमारे टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं, किन किन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवेशन की प्रक्रियाओं के बारे में। हमने आवेश के बारे में जान लिया, है ना। हमने आवेश के गुण धर्मों के बारे में जान लिया। अब बारी है कि किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है। एक तरीका तो हम सब ने लगाया हुआ है, वो है घर्षण। जब भी आप किसी वस्तु को घर्षण करवाते हो तो उस वस्तु के ऊपर आवेश आ जाता है, लेकिन हर एक वस्तु को घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता, और घर्षण के द्वारा आवेशित करना कोई बहुत अच्छा मेथड भी नहीं है। तो और कौन कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है, सबसे पहले उन मेथड्स के बारे में, उन प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। फिर हम बात करेंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कूलाम का नियम। दो आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। विपरीत आवेश होने पर आकर्षण और समान आवेश होने पर प्रतिकर्षण लगता है, ये तो हमें पता है। लेकिन कितना बल लगता है, अगर सच में बल को नापने जाएं तो कितना बल लगता है दो आवेशों के बीच में, और वो बल किन किन चीजों पर निर्भर करता है, ये सब कुछ हमें बताएगा हमारा कूलाम का नियम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको शायद इस चैप्टर की एक ऐसी आधारशिला बनाने में मदद करेगा जो कि पूरे के पूरे चैप्टर को आसान बना देगी। तीसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो ये कि कूलाम बल किस प्रकार से माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भरता देखेंगे तो यहां पर हमें विद्युतशीलता के बारे में पता चलेगा, हमें परावैद्युतांक के बारे में पता चलेगा, और ये भी हमारे इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। तो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि यार मजा तभी आता है फिजिक्स के अंदर जब हम चीजों को समझें और हमसे सवाल बनने लगे। तो हमेशा बच्चों को मैं बताता हूँ कि देखो कौन कौन सा टॉपिक है जिसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वो सवालों के अंदर काम में आने वाला है। तो एक तो कूलाम का नियम हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और कूलाम बल की माध्यम पर निर्भरता, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में अपन पढ़ेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, तो आपने ये देखा होगा कि एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश के ऊपर लगने वाला बल हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बट एक आवेश के ऊपर बहुत सारे आवेशों की वजह से लगने वाला बल कैसे ज्ञात करेंगे, तो वहां पर हमारी मदद करेगा अध्यारोपण का सिद्धांत। और क्योंकि आप सुभाष सर के साथ में पढ़ रहे हो, क्योंकि आप सुभाष सर की स्टाइल के अंदर पढ़ रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ो, सिर्फ परिभाषाएं रटो। आपको सुभाष सर के साथ में पढ़ने पर ये हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है कि आप सवालों के माध्यम से, प्रॉब्लम्स के माध्यम से हमारे जो समझे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको उपयोग में लाना सीखो, राइट। तो हमारे इस लेक्चर के अंदर होंगे ढेर सारे आंकिक प्रश्न और ढेर सारे उदाहरण। इनफैक्ट आज के लेक्चर की जो शुरुआत है वो भी हम प्रश्नों से करेंगे। तो क्या आप सारे के सारे बच्चे तैयार हो आज के क्विज के लिए? कुछ प्रश्नों के द्वारा मैं शुरुआत करना चाहता हूं। मतलब पिछला लेक्चर जिन भी बच्चों ने बहुत अच्छे से देखा था वो तो पक्का एक्साइटेड होंगे कि यार ये बढ़िया टीचर मिल गए अपनों को, कि जब भी पढ़ाते हैं पहले शुरुआत करते हैं ये चेक करके कि हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा, तो बढ़िया रिवीजन हो जाता है। और नए बच्चों के लिए भी बढ़िया है कि उनको भी पिछला लेक्चर जो उन्होंने मिस कर दिया तो उसके बारे में काफी सारी चीजें पता पड़ जाती है, कम से कम इंपॉर्टेंट चीजें पता पड़ जाती है, राइट। शुरू करें तो अपनी कॉपी और अपने पेन के साथ में तैयार हो जाओ। शुरुआत करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से और फिर हम जाएंगे हमारे आज के टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। उम्मीद करता हूं सारे के सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, अभी कुछ और बच्चे जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे बच्चे जुड़ते चले जाएंगे। आप अगर लाइक और शेयर करना चाहते हो वीडियो को तो शुरुआत में ही कर दो ताकि अन्य बच्चों तक भी इसका नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा पहुंच जाए, ठीक है। चलो तो सबसे पहला सवाल हम लेते हैं। सबसे पहला सवाल सिंपल से क्वेश्चन, आप सारे बच्चे आंसर कर सकते हो और इन छोटे छोटे सवालों के माध्यम से हम बड़ी बिल्डिंग खड़ी करेंगे, ठीक है। पहला सवाल, सारे बच्चे आंसर करना। आवेश का क्वांटा किसे कहा जाता है? मैं सारे बच्चों के जवाब का इंतजार करूंगा। आवेश का क्वांटा किसे कहा जाता है? मैं हट जाता हूं, ठीक है। किस आवेश को आवेश का क्वांटा कहा जाता है? क्वांटा, क्वांटीकरण के बारे में हमने पढ़ा था। आवेश जो है वो एक पैकेट के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। तो जो पैकेट का आवेश था जिसके पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है
वही कहलाता है आवेश का क्वांटा। मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट के रूप में भी लिखवाया था, एंड आई होप आप में से मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही है, मजा आ गया यार। एक टीचर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि बच्चे इस तरीके से पढ़ रहे होते हैं। तो आवेश का क्वांटा किसे कहते हैं? तो हम सभी को पता है जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को, इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या कहा जाता है? आवेश का क्वांटा कहा जाता है। आवेश का क्वांटा, क्वांटा कहते हैं। सभी बच्चों का आंसर करेक्ट है। छोटा सा पॉइंट बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं चाहता हूं कि आप कभी भी इस पॉइंट को तो ना ही भूलें, ठीक है। और ये होता कितना है, ये होता कितना है, ये भी हमें पता है कि सर जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसको हम लिखते हैं माइनस ई, माइनस ई, माइनस ई संख्या के रूप में लिखें तो ये होता है -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। तो ये जो मात्रा है आवेश की, यही क्या कहलाती है? आवेश का क्वांटा कहलाता है। क्लियर? क्लियर? यस और नो सारे के सारे बच्चे कमेंट्स के अंदर। छोटे छोटे सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना, मजा आएगा आप सभी लोगों को। मैंने बोला ना कि हम पूरे साल भर इस तरीके से पढ़ेंगे कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ये प्रॉमिस है मेरा, तुम्हें लगेगा ही नहीं तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लगने ही नहीं दूंगा क्योंकि मैं इतने सवाल जवाब करूंगा आपसे, इतने सवाल जवाब करूंगा, इतना बेटर संवाद होगा हमारे बीच में हर लेक्चर के अंदर कि आपको ऐसा लगेगा आपके सामने खड़े होकर पढ़ा रहा हूं मैं आपसे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित कणों का आवेश एवं द्रव्यमान बताइए। अब देखो इस सवाल के माध्यम से मैं कुछ कणों का आवेश और द्रव्यमान आपको याद करवा रहा हूं। सर फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जब भी कणों और उनके आवेश के बारे में सवाल पूछा जाता है ना, तो आपको घूम फिर के यही कण नजर आते हैं। कौन कौन से कणों का आवेश और द्रव्यमान हमें याद होना चाहिए? तो सबसे पहले अभी अभी हमने देखा था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का तो आवेश हमने अभी अभी देखा था कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है माइनस ई, माइनस ई। और ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है -1.6 इंटू 10 की घात -19। इतने कुलाम तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ठीक। और रही बात द्रव्यमान की, अब वैसे तो ये पेपर में दिया जाएगा आपको, बट फिर भी याद रह जाए बहुत अच्छी बात है। याद है किसी को? कोई कमेंट्स में बताना चाहेगा? यस, मनीष कुमार, ASLN मृत्युंजय, है ना, और भी बहुत सारे बच्चे द्रव्यमान भी बता रहे हैं। वेरी गुड। अंक आकृति, नीतू यादव, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई बच्चों ने द्रव्यमान भी बिल्कुल करेक्ट बताया है, 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। इतना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, इतना छोटा कण है बेचारा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा पहला कण, याद रखना है हमें, इसका उद्देश्य ही यही है सवाल का, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, बच्चे पॉजिट्रॉन में और प्रोटॉन में जो है कंफ्यूज रहते हैं। जो पॉजिट्रॉन होता है ना, वो इसी का जुड़वा भाई है। तो तुमने स्पाइडरमैन वाली मूवी नहीं देखी? एक तो अच्छा स्पाइडरमैन होता है लाल कपड़े वाला, और एक बुरा स्पाइडरमैन होता है काले कपड़े वाला। तो पुरानी स्पाइडरमैन वाली, स्पाइडरमैन 3 तो वैसे ही है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक इसका प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल, जिसको बोला जाता है पॉजिट्रॉन। तो इसके सारे गुण समान होते हैं, सिर्फ आवेश के अलावा, सिर्फ आवेश के अलावा। इसका जो आवेश होता है ना, इसका जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। मात्रा उतनी है बट क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, प्लस ई हो जाएगा, यानी कि 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, पॉजिट्रॉन धनात्मक। और द्रव्यमान जो होता है ना, वो एज इट इज होता है। द्रव्यमान जो होता है वो एज इट इज होता है। जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उतना ही पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान भी होगा, वही 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं
पॉजिट्रॉन में और हमारे तीसरे कण में, जिसको अपन बोलते हैं प्रोटॉन। लोगों को लगता है दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है। आवेश के हिसाब से देखा जाए तो सेम है। प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो तो कितना होता है, प्लस ई। प्लस ई का मतलब हो जाएगा वही 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है उतने ही परिमाण में प्रोटॉन के ऊपर भी आवेश रहता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक, प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक। तो लोगों को लगता है कि पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन एक ही चीज है, नहीं। आवेश के हिसाब से देखा जाए तो एक ही चीज है, द्रव्यमान के हिसाब से देखा जाए तो अलग है। द्रव्यमान के हिसाब से देखा जाए तो अलग है, लगभग 1000 गुना ज्यादा द्रव्यमान होता है। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसको आप लिखते हो MP मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इन दोनों की तुलना में इसका जो द्रव्यमान है वो लगभग 1000 गुना ज्यादा है। यहां पर -31 आ रही है पावर, यहां पर -27 आ रही है, 1000 गुना ज्यादा। ठीक है, ठीक है बेटा। अगला कण, अगला कण, इसको अपन बोलते हैं ड्यूट्रॉन। अब ये क्या भला है, ये सवालों में बहुत आएगा, ये सवालों में बहुत आएगा। अच्छा, ये जो प्रोटॉन होता है ना, तो प्रोटॉन को ही क्या लिखा जा सकता है, प्रोटॉन को ही हाइड्रोजन प्लस भी लिखा जा सकता है, हाइड्रोजन आयन भी लिखा जा सकता है। हाइड्रोजन आयन का मतलब भी प्रोटॉन ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसके नाभिक में एक प्रोटॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब H प्लस का मतलब क्या हुआ, तुमने उस इलेक्ट्रॉन को भी हटा दिया, तो शेष क्या रह गया, प्रोटॉन ही रह गया ना। तो कई बार ध्यान रखना, हाइड्रोजन आयन जो है उसको ही प्रोटॉन बोल दिया जाता है, उसको ही प्रोटॉन बोल दिया जाता है। अब ये ड्यूट्रॉन क्या भला है, पर ड्यूट्रॉन जो होता है ना, ड्यूट्रॉन जो होता है वो हाइड्रोजन का ही समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में तो एक ही प्रोटॉन होता है, ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम निकाल लेंगे। तो रही बात आवेश की, तो इसके ऊपर जो आवेश होता है वो तो एज इट इज कितना होगा, वो तो एज इट इज प्लस ई हो जाएगा। मतलब 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कुलाम, एज इट इज इतना हो जाएगा, क्योंकि ये है तो हाइड्रोजन का ही समस्थानिक, तो इसमें है तो एक ही इलेक्ट्रॉन। अंतर किसका है, नाभिक का। इसमें नाभिक में एक ही प्रोटॉन है, इसमें नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो इसका जो द्रव्यमान है वो लगभग डबल हो जाता है। तो इसका जो द्रव्यमान है इसको लिखा जाता है, इसके द्रव्यमान को लिखा जाता है ट्वाइस ऑफ MP, मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान का दुगना। ये मैं जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं ना बेटा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि सर ड्यूट्रॉन क्या है। तो ड्यूट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। क्या है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का समस्थानिक। आई होप पता होगा समस्थानिक का मतलब। समस्थानिक का मतलब क्या होता है, जिनका आवर्त सारणी में स्थान समान हो, यानी कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो। तो इसमें प्रोटॉन कितना होता है, इसमें प्रोटॉन होता है एक, और इसमें न्यूट्रॉन कितना होता है, इसमें न्यूट्रॉन भी होता है एक, न्यूट्रॉन भी होता है एक। तो दो हो गए ना कण आपके, इसलिए आपका द्रव्यमान कितना हो गया, डबल हो गया, क्योंकि लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान रहता है। और ये सब आपके काम आएंगे, देखना सब काम आएंगे, इसलिए मैं इनको शुरुआत में ही आपको बहुत अच्छे से याद करवा रहा हूं। और फिर अगला जो कण है वो है हमारा एल्फा कण। अब एल्फा कण का मतलब क्या होता है, एल्फा कण का मतलब होता है हीलियम, हीलियम +2 आयन, हीलियम +2 आयन। तो कोई पूछे बताओ इसका आवेश कितना होगा, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि +2 का मतलब क्या है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इसका जो आवेश है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसका आवेश हो जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, +2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर।
फिर ई का मान आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रख सकते हो। और बात करें इसके द्रव्यमान की, बात करें इसके द्रव्यमान की, तो अब नोटिस करो हीलियम का जो नाभिक होता है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो कुल मिला के 2 तो प्रोटॉन होंगे, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो कुल मिला के जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा? प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना हो जाएगा, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या ये जानकारी साल भर तुम्हारे दिमाग में ताजा रहेगी? क्योंकि ये साल भर सवालों के अंदर काम आती रहेगी, मुझे सारे बच्चे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। पहली बात तो अच्छे से समझ में आ गया, एकदम मक्खन हो गया, और वाकई आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि जब भी सवालों में ये कण दिखते थे हम परेशान हो जाते थे। अब आपने एक अच्छा काम कर दिया, हमें एक ही जगह पर बता दिया सारे के सारे कणों के बारे में। एक तो हमारी वो टेंशन दूर हो गई, और दूसरा काम ये है कि सर वाकई अब साल भर के लिए हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन फीड हो चुकी है। यस, ठीक है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं अपन, मजा आएगा आपको ना, इसी तरीके से सीखने में मजा आएगा। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे सामने बहुत अच्छे ग्रेस्पिंग पावर वाला बच्चा भी बैठा है जिसको कोई चीज तुरंत समझ में आ जाती है, और मेरे सामने ऐसा बच्चा भी बैठा है जिसको शायद समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो दोनों ही तरीके के बच्चों को मेरी क्लास उपयोगी लगे, ये मेरी कोशिश रहती है। एंड आई होप मैं अपनी कोशिश के अंदर कामयाब रहा हूं। आप कमेंट्स के अंदर बताओ क्या हर प्रकार के बच्चे को, अगर आप फास्ट लर्नर हो तो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, और अगर आप स्लो लर्नर हो तो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, राइट? अब आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, आवेश की क्वांटम प्रकृति को किस प्रयोग के द्वारा स्थापित किया गया था? मैं ये देखना चाहूंगा ये कौन कौन बच्चा बताएगा, क्योंकि ये मैंने क्लास में नहीं बताया था, तो ये कभी आपका हो सकता है सुना हुआ हो। आवेश की क्वांटम प्रकृति को किस प्रयोग के द्वारा स्थापित किया गया था? तो एक बहुत फेमस प्रयोग था, हालांकि बच्चे जो जानते हैं वो आंसर कर सकते हैं। एक बहुत फेमस प्रयोग था, ठीक है, मिलिकन साहब ने किया था। आपको जैसे ही मैं लिखूंगा तो शायद याद आ जाएगा, ठीक है ना। मिलिकन साहब ने किया था ये प्रयोग, जब हम पढ़ते थे ना तो हमारे तो सिलेबस में भी था ये प्रयोग, अभी तुम्हारे सिलेबस में हटा दिया है, तो तुम्हें तो सिर्फ नाम याद रखना है, वो भी मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग बोलते हैं अपन इसको, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कई बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं अपन इसको। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सबसे पहले आवेश की क्वांटम प्रकृति को स्थापित किया गया था। अब आप जानना चाहोगे सर क्या था ऐसा इस प्रयोग के अंदर? बहुत इंटरेस्टिंग प्रयोग था ये, बहुत मजेदार प्रयोग था। एक बहुत ऊपर ऊपर के तौर पर तुम्हें बताता हूं, इसमें क्या होता था, इसमें तेल की जो एक बूंद है उस पर घर्षण की वजह से, जब तुम स्प्रिंकल करते हो ना, इस करके कभी गए होंगे आप नाई वाई की दुकान पे, वो बालों पर वो पानी छिड़कता है ना, तो पानी की जगह आप तेल इमेजिन करो कि तेल की बूंदें बाहर निकल रही है। अब जब वो बाहर निकल रही है तो घर्षण की वजह से उनके ऊपर आवेश आ जाता है, घर्षण की वजह से उनके ऊपर आवेश आ जाता है। अब इस प्रयोग में क्या करते हो, वैसे तो तेल की बूंद जो है वो हवा में रुकेगी थोड़ी ना, वो नीचे गिर जाएगी गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो इस प्रयोग में तुम क्या करते हो, जो तेल की बूंद है जिसके ऊपर आवेश आ गया, अब कितना आवेश आया तुम्हें नहीं पता, बट कुछ आवेश आ गया, अगर इसको छोड़ दिया जाएगा तो ये नीचे गिर जाएगी। तुमने क्या करा, विद्युत क्षेत्र लगा के इसके ऊपर की ओर एक बल आरोपित किया, और इस प्रकार तुमने बल आरोपित किया कि विद्युत बल और गुरुत्वीय बल दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो जब दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे तो जो तेल की बूंद है वो हवा में लटकी रह जाएगी। सोचो कितना इंटरेस्टिंग प्रयोग है, वैज्ञानिक कितना जबरदस्त दिमाग लगाते हैं। और फिर तुम क्या कर सकते हो, गुरुत्वीय बल, ठीक है, और विद्युत बल, इन दोनों को बराबर किया है तुमने,
इस समीकरण के माध्यम से, इस समीकरण के माध्यम से तुम बूंद पर कितना आवेश है ये ज्ञात कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर यहां पे क्वांटम प्रकृति कहां से आई? तो हमने जब ये प्रयोग किया ना, तो हमने नोटिस किया कि तेल की बूंद पर जब भी आवेश आता है तो वो हमेशा एक संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में आता है। ये प्रयोगों में हमें दिखा कि कभी तेल की बिंदु पर आवेश आ रहा था 1.6 इंटू 10⁻⁹, कभी आ रहा था 3.2 इंटू 10⁻⁹, कभी आ रहा था 4.8 इंटू 10⁻⁹। तो हमने देखा हमेशा एक संख्या है 1.6 इंटू 10⁻⁹, हमेशा उस संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में तुम्हें आवेश मिल रहा है। तो वहां से सबसे पहली बार आवेश की क्वांटम प्रकृति को स्थापित किया गया था। ठीक है, अब ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, बट समझाना मेरा कर्तव्य है। मुझे मजा नहीं आता बिना समझाए आगे बढ़ने में। ठीक है, तो सिलेबस के हिसाब से ध्यान रखो, तो सिर्फ नाम ध्यान रखना है, बाकी प्रयोग मैंने पूरा अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी है। आप यूट्यूब के ऊपर या नेट के ऊपर थोड़ा और गहराई तक जाके सर्च कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशन वाले वीडियोस मिल जाएंगे। आपको बहुत, अब तो मेरे से समझ लिया ना, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है एक बच्चा लिख रहा है सर करके दिखा दो बहुत टेक्निकल एक्सपेरिमेंट है, अपन नहीं कर सकते इसको ना। इवन लैब के अंदर मैंने जैसे मेरी ज़िंदगी में कभी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नहीं किया। मैंने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं ना मेरे कॉलेज के अंदर, नॉर्मली IITs NITs के अंदर काफ़ी अच्छी लैब्स होती है, बट ईमानदारी से कहूँ तो मैंने मेरी लाइफ में ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कभी नहीं किया। ये बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट है ना, आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। क्या इसका आंसर सारे बच्चे देंगे क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट बताया था क्लास के अंदर। क्या आवेशदर्शी के द्वारा वस्तु पर किस प्रकार का आवेश है? धनात्मक आवेश है या फिर ऋणात्मक आवेश है? क्या आवेशदर्शी के द्वारा यह पता किया जा सकता है या फिर नहीं? यस और नो टाइप का आंसर है, यस और नो टाइप का आंसर है। क्या आवेशदर्शी के द्वारा वस्तु पर किस प्रकार का आवेश है यह पता किया जा सकता है या फिर नहीं? बताओ, मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको ये। अरे गलती कर रहे हो बेटा, गलती कर रहे हो। देखो बहुत सारे बच्चे यस लिख रहे हैं, जाके खंगालो अपने नोट्स, मैंने लिखवाया है उसमें, नोट्स के अंदर लिखवाया है मैंने। बेटा क्यों गलती कर रहे हो? आवेशदर्शी के द्वारा आवेश है या नहीं है यह पता किया जा सकता है। वस्तु आवेशित है या उदासीन है यह पता किया जा सकता है, बट किस प्रकार का आवेश है यह पता नहीं किया जा सकता। तो क्यों यस लिख रहे हो आप यहां पर? आंसर आना चाहिए नो। लिख रहा हूं वापस से, देखो गलती कर रहे हो इससे दोबारा बताना पड़ रहा है। ठीक है, कि वस्तु आवेशित है, वस्तु आवेशित है या उदासीन है, हम ये पता कर सकते हैं। ये वाली चीज तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाली चीज तो हम पता कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वस्तु आवेशित है या नहीं है ये तो हम पता कर सकते हैं, लेकिन वस्तु धनावेशित है या ऋणावेशित है? वस्तु धनावेशित है या फिर ऋण आवेशित है, या फिर ऋण आवेशित है, ये हम पता नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था? इसका आंसर आना चाहिए था नहीं। हम नहीं पता कर सकते कि वस्तु के ऊपर किस प्रकार का आवेश है। लिखवाया था मैंने आपको एक बार, अब कम से कम ये बता दो सारे के सारे बच्चे कमेंट्स में कि लिखवाया था या नहीं लिखवाया था, समझाया था या नहीं समझाया था, ये बता दो।
आवेशदर्शी के द्वारा वस्तु आवेशित है या नहीं यह पता किया जा सकता है। किस प्रकार का आवेश है यह पता नहीं किया जा सकता। एग्जैक्ट ये पॉइंट लिखवाया था, है ना। इसलिए मैं रिवाइज करवाता हूं बच्चों को। कोई बात नहीं है यार, बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं ना। तो मैं तो हमेशा अपने आप को तुम्हारे स्थान पर रख कर देखता हूँ कि अगर मैं बच्चा होता और मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा होता तो मैं भी कोई तुर्रम का थोड़ी ना होता, ठीक है ना। तो हमेशा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको मैं वापस से रिवाइज करवाता ही करवाता हूँ, और बहुत बार रिवाइज करवा, इतनी बार रिवाइज करवा देता हूँ कि बच्चों को याद हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। एक और लास्ट उदाहरण लेते हैं और फिर अपन अपने नए टॉपिक्स की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश वस्तु पर संभव नहीं है। तो यहां पर कौन सा नियम लगेगा मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ। छोड़ो सवाल होगा या नहीं होगा, छोड़ो, तुम तो मुझे इतना बता दो कौन सा नियम लगेगा, कौन से गुणधर्म पर आधारित है हमारा ये क्वेश्चन। ये पता लगाना कि आवेश की कौन सी मात्रा संभव है और कौन सी मात्रा संभव नहीं है, किस नियम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये किया जाता है क्वांटीकरण के आधार पर। ठीक है, तो हमें पता है कि जो आवेश का क्वांटीकरण होता है, आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत पर, क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार आपको जब भी ये जांचना हो कि आवेश की मात्रा संभव है या नहीं है, तुम क्या करोगे, तुम n का मान निकालोगे। n का मान निकालोगे, जो भी आवेश है उसको तुम किससे डिवाइड कर दोगे, E से डिवाइड कर दोगे, E से डिवाइड कर दोगे। ये रहेगा तुम्हारा स्टेप नंबर 1। फिर तुम्हारे पास में n का मान आ गया, फिर जाओगे तुम स्टेप नंबर 2 पर। तो अगर n का मान पूर्ण संख्या आता है, पूर्ण संख्या आता है अगर n का मान, इसका मतलब तो क्या हो जाएगा कि q आवेश संभव है। और अगर n का मान पूर्ण संख्या नहीं आता, यानी कि क्वांटीकरण का सिद्धांत टूट गया, इसका मतलब q आवेश संभव नहीं है। तो ये तरीका होगा हमारा। क्या तुम खुद से करना चाहोगे इस सवाल को, क्या तुम खुद से करना चाहोगे इस सवाल को। स्टेप्स मैंने बता दी, चलो चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, आ जाओ इसको चेक करते हैं। तो हमने क्या करा, ये जो आवेश है हमने सबसे पहले n का मान निकाला। तो सबसे पहले हमने किसका मान निकाला, हमने n का मान निकाला। कैसे निकालते हैं कि जो भी हमें आवेश की मात्रा दी हुई है, हमें कितनी मात्रा दी हुई है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 18। और E का मतलब क्या होता है, E का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। तो हम सबसे पहले n का मान निकालेंगे। 1.6 से 1.6 कट जाएगा, माइनस 19 ऊपर चला जाएगा, 19 में से 18 जाएंगे तो 10 की पावर 1 बचेगी। तो आंसर आएगा 10, आंसर आएगा 10। तो हमने देखा कि यार यहां तो n का मान क्या निकल के आ रहा है, पूर्ण संख्या निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, पूर्ण संख्या निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो आवेश है ये तो आपका संभव है, हो सकता है किसी वस्तु के ऊपर इतना आवेश। आया सबको अच्छे से समझ में, यस संभव है, वेरी गुड। हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है। चलो ढेर सारी प्रैक्टिस करवाता हूं मैं यार बच्चों को। अगला देखो, अगला चेक करो, 2.4 इंटू 10 की घात माइनस 19। स्टेप सबको समझ में आ गए, इसका आंसर करेंगे सारे बच्चे। एक बच्चा मुझसे पूछा है कि सर क्या आप बीमार हो ऐसा क्यों लग रहा है आपको मेरा हुलिया देख के लग रहा होगा ना, मैं ऐसे ही रहता हूँ थोड़ा सा अवधूत की तरह
मैं लंबे समय तक बीमार रहा हूं पिछले कुछ महीने में, अभी स्वस्थ हूं बट उसका असर है अभी तक और वो लंबा रहेगा, शायद उस वजह से आपको लग रहा होगा, है ना। बट आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की दुआएं हैं, तो स्वास्थ्य जो है वो पहले जैसा हो जाएगा वापस, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलो, तो ये आवेश संभव है या नहीं है? वेरी गुड यार, वेरी गुड। आ रहा है, देखो बच्चों का आंसर आ रहा है और करेक्ट आ रहा है, बच्चों का आंसर करेक्ट आ रहा है। सर ने क्या स्टेप बताया था? सर ने बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एन का मान निकालना है। चलो एन का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? जो भी आवेश तुम्हें दे रखा है, तुम्हें कौन सा आवेश दे रखा है, 2.4 इंटू 10 की घात माइनस 19, ये आवेश दे रखा है तुम्हें। इसको तुम किससे विभाजित कर दोगे? ई का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 से विभाजित कर दोगे। तो तुम देखोगे यार 10 की घात माइनस 19 से 10 की घात माइनस 19 तो कट गया, और ये जो चीज है दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ये 8 से 3 बार कटेगा और ये 8 से 2 बार कटेगा, तो क्या निकल के आएगा? 1.5 आएगा। और हमने देखा यार 1.5 जो है ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो आवेश है ये आपका संभव नहीं होगा, ये आपका आवेश संभव नहीं होगा। आया सबको समझ में? अच्छे से आ रहा है सबको समझ में? तो बाकी के 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे दूं, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे क्लास के आखिरी में। अभी नहीं बताना, क्लास के आखिरी में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे। तब बच्चों को ट्राई करना है और इसका जो आंसर है वो क्लास के बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। माइक्रो कुलाम का मतलब होता है 10 की घात माइनस 6, ये भी मैं बता देता हूं। माइक्रो कुलाम का मतलब क्या होता है? 1 गुणा 10 की घात माइनस 6 कुलाम। इतना मैंने बता दिया, अब इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दूंगा, ठीक है। आया सबको समझ में? तो ये 2 संभव है या नहीं है, संभव है या नहीं है, ये कमेंट्स के अंदर मुझे आंसर चाहिए। और हर बच्चे का, देखो मजा तभी आएगा यार, देखो तभी तो पता चलेगा कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है यूट्यूब के ऊपर जहां पर सच में पढ़ाई हो रही है, सच में जहां पर टीचर जो सवाल पूछता है उसके जवाब देते हैं बच्चे, और भर भर के देते हैं, भारी संख्या के अंदर देते हैं। तब 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 मजा आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये हमारा उदाहरण हो गया। अब अपन आज के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आवेशन की प्रक्रियाओं के बारे में। अभी लाइव चैट के अंदर आप आंसर करोगे, मैं नहीं पढ़ूंगा, कमेंट्स के अंदर आपका आंसर मैं पढ़ूंगा, ठीक है ना। लाइव चैट के अंदर नहीं। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं, पूरा फोकस अब हमारे नए टॉपिक पर होना चाहिए। शुरू करें एक बार सारे बच्चे? मजा आ रहा है? फिजिक्स आसान लग रही है? बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पर कि यार फिजिक्स तो बहुत आसान लग रही है ना। बस ऐसे ही पढ़ते चले जाओ मन लगा के, है ना। बीच में बस ब्रेक मत आने देना। तुम अगर एक भी क्लास छोड़ दोगे ना, वहीं से फिजिक्स टफ लगने लग जाएगी। और तुमने एक भी क्लास नहीं छोड़ी ना, तो मैं आपको वादा करता हूँ आपको फिजिक्स टफ नहीं लगने दूंगा। और ये तो बोर्ड के लेवल की पढ़ा रहा हूँ मैं, तो नीट जेई तक की फिजिक्स आपको टफ नहीं लगने दूंगा, है ना। उसकी चिंता मत करना आप। शुरू करते हैं। चलो, आवेशन की प्रक्रियाएं, बहुत सारी प्रक्रियाओं के द्वारा आवेशित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो एक प्रक्रिया है घर्षण के द्वारा आवेशन, ठीक है ना। घर्षण के द्वारा आवेशन, और इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था उदाहरण नंबर 1 कि अगर कांच की छड़ को, अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़े से अगर आप घर्षण करवाते हो,
ठीक है, कांच की छड़ को अगर आप रेशम के कपड़े से घर्षण करवाते हो तो क्या होता है, ठीक है, तो जो कांच की छड़ है, जो कांच की छड़ है वो क्या हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है। अब यहां पे मजेदार बात पता है क्या है सीखने की, मजेदार बात पता है क्या है सीखने की, कि जितनी मात्रा में कांच की छड़ के ऊपर धनावेश आता है ना, उतनी ही मात्रा में जो आपका रेशम का कपड़ा है, उतनी ही मात्रा में जो आपका रेशम का कपड़ा है, ये क्या हो जाता है, ये आपका ऋणावेशित हो जाता है। कितनी मजेदार बात है, सोच के देखो। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में घर्षण में होता क्या है। घर्षण में क्या होता है, एक तो है कांच की छड़ और एक है रेशम का कपड़ा, ठीक है। तो घर्षण में क्या होता है, घर्षण की वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस ऊर्जा को पाके कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन जो है, कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो कांच की छड़ को छोड़ के किसके ऊपर आ जाते हैं, वो कांच की छड़ को छोड़ के रेशम के कपड़े के ऊपर आ जाते हैं। ये होता है घर्षण के अंदर। कांच की छड़ को छोड़कर कुछ इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाते हैं, रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं। कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आ जाते हैं, रेशम के कपड़े के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो जिस भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, ठीक है, जिस भी वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, वो हमेशा धनावेशित हो जाएगी, वो हमेशा धनावेशित हो जाएगी। और जिस भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन मेहमान बन के पहुंचेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जिस भी वस्तु के ऊपर होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जिस भी वस्तु के ऊपर होगी वो अपने आप क्या हो जाएगी, फिर ऋणावेशित हो जाएगी। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कोई पूछे कि बताओ किसी भी वस्तु के धनावेशित होने का कारण क्या है, तो तुम बता सकते हो कि सर पक्का कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गए, पक्का कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गए। और कुछ कोई बोले कि बताओ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, वो सॉरी ऋणावेशित कैसे हो गई कोई वस्तु, तुम बोल सकते हो कि सर पक्का कोई इलेक्ट्रॉन मेहमान बन के आ गए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेहमान बन के आ गए हमारे पास में। तो ये चीज है, ठीक है। तो जब भी आप घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करते हो ऐसा कुछ होता है, एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़कर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। तो जिस वस्तु को इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाते हैं वो तो धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं मेहमान बनकर वो ऋणावेशित हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा ऐसा सिर्फ कुछ ही वस्तुओं के मध्य हो सकता है। आप हर वस्तु को रगड़ रगड़ कर आवेशित नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए ये आवेशित करने की सबसे खराब प्रक्रिया है। घर्षण के द्वारा आवेशित करने की प्रक्रिया एक तो हर वस्तु के लिए संभव नहीं है, और दूसरा ये अगर है संभव तो भी सबसे खराब प्रक्रिया है। आया समझ में, आया सबको समझ में, ठीक है। तो ये चीज हो गई एक तो हमारी, और मूल बात हमें समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर धनावेशित, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर ऋणावेशित। इसीलिए ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान रखना कि धनावेशित होने पर, धनावेशित होने पर वस्तु का द्रव्यमान जो है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल गए तो क्या होगा द्रव्यमान के ऊपर, वस्तु का द्रव्यमान हट जाता है। जब भी कोई वस्तु धनावेशित होती है ना, पक्का उसको इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग चुके हैं, इसका मतलब वस्तु का द्रव्यमान कुछ मात्रा से हट जाएगा। अभी अपन सवाल भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, देखना मजा आएगा आपको।
और इसी प्रकार से अगर कोई वस्तु ऋणावेशित हो गई, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉनों की बहुलता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आ गई, इसका मतलब पक्का वस्तु का द्रव्यमान कुछ मात्रा में बढ़ जाता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो न्यूमेरिकल की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रख लोगे? एक बार कमेंट्स के अंदर बता दो सारे के सारे बच्चे, क्या आप सारे के सारे बच्चे ये याद रख लोगे? अच्छे से समझ में आ गया तो वैसे ही याद रह जाएगा। अगर हमें कोई चीज अच्छे से समझ में आ गई तो हमें वैसे ही याद रह जाएगी। क्यों? याद रखने का सबसे बड़ा फंडा पता है क्या होता है? याद रखने का सबसे बड़ा फंडा होता है तुम चीजों को समझ जाओ, क्योंकि एक बार समझोगे जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगी। तो ये तो था हमारा पहला मेथड, घर्षण के द्वारा आवेशन। दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं। दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं, इसको अपन बोलते हैं चालन के द्वारा आवेशन। चालन या फिर स्पर्श के द्वारा, स्पर्श के द्वारा आवेशन, स्पर्श के द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि आपकी कोई वस्तु है, ठीक है, और ये आपके कुचालक स्टैंड पर रखी हुई है, ये आपके कुचालक स्टैंड पर रखी हुई है। तो ये तो हो गया आपका कुचालक स्टैंड, ठीक है, और ये हो गई आपकी वस्तु जिसको आप क्या करना चाहते हो, जिसको आप आवेशित करना चाहते हो। सर कुचालक स्टैंड पर क्यों रखा? हमने इसलिए रखा ताकि इसका धरती से कोई संपर्क ना हो, इसलिए हमने कुचालक स्टैंड के ऊपर इसको रखा है। ठीक है, चलो यहां तक की बात हो गई। अब अगर मान लो हमें इस वस्तु को आवेशित करना है तो हम क्या करेंगे? हम कोई आवेशित वस्तु लेके आएंगे, तो हम आवेशित वस्तु लेके आएंगे और उस आवेशित वस्तु के द्वारा, हम उस आवेशित वस्तु के द्वारा क्या करवा देंगे? संपर्क करवा देंगे। जैसे हम क्या करेंगे? हम आवेशित कांच की छड़ लेके आएंगे। हम क्या लेके आ गए? एक आवेशित कांच की छड़ लेके आ गए। अभी अभी हमने बताया था कांच की छड़ को कैसे आवेशित करते हैं, अभी अभी बताया था। तो हम एक आवेशित, मतलब धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ को लेके आ गए और हमने क्या करा? इस कांच की छड़ को इस वस्तु से संपर्क करवा दिया, संपर्क करवा दिया। तो जैसे ही संपर्क करवाया हमने, जैसे ही संपर्क करवाया हमने, तो हमने देखा कि कुछ मात्रा में इसका जो आवेश है वो इस वस्तु के ऊपर चला जाएगा। तो कुछ मात्रा में इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? कुछ मात्रा में इसके ऊपर भी धनात्मक आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता पड़ गया कि किसी उदासीन वस्तु को, किसी उदासीन वस्तु को किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु से, आवेशित वस्तु से स्पर्श करवाने पर, स्पर्श करवाने पर उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाती है, उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाती है। ये जो मेथड है ये कहलाता है आपका चालन के द्वारा आवेशन। आया? आया बेटा? एक तो हुआ घर्षण के द्वारा, ठीक है, और एक हुआ चालन के द्वारा या फिर स्पर्श के द्वारा आवेशन। बहुत आसान मेथड है। अच्छा, ये वाला जो मेथड है ना, ये चालकों के लिए थोड़ा ज्यादा सुगम है। मतलब वस्तु का
चालक होना जरूरी है। कैसा होना जरूरी है वस्तु का? चालक वस्तु होना जरूरी है। तो थोड़ा सुगम हो जाएगा ये मेथड, थोड़ा आसानी से आप आवेशित कर सकते हो। ठीक है, आ रहा है बेटा सबको समझ में? आ रहा है सबको समझ में? यस सर। कुचालक का और सुचालक का अर्थ बता दो बेटा। अभी इतना सा ध्यान रख लो, कुचालक का मतलब है जो आवेश को प्रवाहित नहीं कर सकता, जिससे आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, वो तो कहलाता है कुचालक। शब्द में लिखा हुआ है ना, चालक का मतलब है चलाने वाला, और कु लग गया, इसका मतलब कुचालक का मतलब क्या हो गया? नहीं चलाने वाला। तो जो आवेश को अपने अंदर से नहीं चला सकता, अपने अंदर से प्रवाहित नहीं कर सकता, वो तो हो जाएगा कुचालक। और जो आवेश को अपने अंदर से सुगमता के साथ में प्रवाहित कर सकता है, वो हो जाएगा सुचालक, या फिर सिंपली चालक। ठीक है, आ गया सबको समझ में? ठीक है, आ रहा है सबका समझ में? यस सर। प्रोटॉन कैसे जा सकता है? एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है एक बच्चा। अरे वाह वाह, एक बहुत अच्छा सवाल आया, मेरे को दिख गया कि सर धनात्मक आवेश कैसे जा सकता है। आपने यहां पे बताया कि यहां से धनात्मक आवेश उठ के किस पे चला गया? वस्तु पर चला गया। ये तो विडंबना हो गई। तो ध्यान रखना बेटा, कहने में मैं ऐसा कह रहा हूं कि धनात्मक आवेश उठ के यहां पर चला गया, लेकिन असल में क्या होता है? असल में यहां के जो इलेक्ट्रॉन है, यहां के जो इलेक्ट्रॉन है, वो उठ के कहां पर चले जाते हैं? कांच की छड़ पर। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी आने का मतलब क्या होता है? धनावेशित होना। इस प्रकार से धनावेशित होती है। कहने में हम कह सकते हैं कि हमने इसको धनावेशित वस्तु से संपर्क करवाया और देखो ये भी धनावेशित हो गई, लेकिन अगर बहुत डिटेल में कोई पूछे, तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है बच्चे ने, असल में कभी भी धनावेश नहीं जाता। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ जाते हैं, तो जिसको छोड़ के आगे इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर धनावेश हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, याद रखना। मजा आएगा, मजा आएगा यार, अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे, ऐसे सवाल पूछते रहोगे, तो मुझे बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ाने में, है ना? तो ये हो गया आपका चालन के द्वारा आवेशन। ठीक है, अब एक और मेथड है, एक और मेथड है जिसको बोला जाता है प्रेरण के द्वारा आवेशन। इसको बोला जाता है प्रेरण के द्वारा आवेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपन डिटेल्स में पढ़ते हैं, इसको अपन आ जाओ डिटेल में पढ़ते हैं। रेडी? चलो अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, आ जाओ। ठीक, तो यहां तक सब कुछ क्लियर है? एक बार मुझे बता दो, मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं। ठीक है, जब सारे बच्चे जवाब दे दो, यहां तक सब कुछ क्लियर है या नहीं? सर रेगुलर क्लास कब से होगी? बेटा रेगुलर ही है अपनी क्लास। जैसा शेड्यूल आपको मिला है, उस शेड्यूल के अंतर्गत फिक्स टाइम पर आपकी क्लासेस हो रही है, और यही क्रम आगे पूरे साल भर जारी रहेगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है, अपने मतलब प्राउड अगर आप फील करते हो अपने ASL प्लेटफॉर्म का, वो यही है कि यहाँ पर, हाँ ठीक है, अगर कभी कोई टीचर बीमार पड़ जाए, कुछ इस तरीके का काम हो जाए, तब अलग बात है। अदरवाइज आपकी जो क्लासेस हैं बहुत रेगुलरिटी के साथ में चलती है। फिक्स टाइम पर आपकी क्लास स्टार्ट होती है। क्लास के अंदर कोई इधर उधर की बातें नहीं होती, कोई आपका समय बर्बाद नहीं किया जाता, और प्योर सिंसियरिटी के साथ में आपको क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है ना? ठीक है सर, थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। बेटा फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा मैं, है ना? आप अगर ओवरऑल स्पीड देखोगे तो अपन ऑलरेडी फास्ट है। वो आपको कैसे पता चलेगा? जैसे जैसे अपने चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे ना, आप देखो यार इतने कम समय में इतने चैप्टर हो गए। ठीक है, लेकिन मेरा जो समझाने का तरीका है वो हमेशा थोड़ा सा स्लो होगा। मैं हर एक चीज को आराम आराम से समझाने में विश्वास रखता हूं, ताकि हर एक बच्चे के पास में समय हो चीजों को अंतरसात करने का, है ना? तो उसकी चिंता मत करो आप, है ना? चलो सर, कुचालक स्टैंड पर गोले को क्यों रखा जाता है? मैंने बता दिया, ताकि धरती के संपर्क में ना रहे हमारी वस्तु, या किसी अन्य चालक के संपर्क में ना रहे। चलो अब देखो, आप लोग है ना क्लास से संबंधित सवाल नहीं पूछ रहे, आप पूछ रहे हो सर वो बैच कब से स्टार्ट होगा, रेगुलर, इन सब चीज़ों का तो जवाब मैं आपको अलग से दे ही दूंगा। संडे गपशप वगैरह के अंदर यही सब बातें होती है हमारी। अभी अपन पढ़ाई से संबंधित बातें करना चाहते हैं। ठीक है,
चलो बहुत बढ़िया, अब वापस से पढ़ाई के ऊपर आ जाते हैं। सर ऐप के ऊपर कब से क्लासेस होंगी? ऐप के ऊपर कब से क्लासेस होंगी? आपका पूरा का पूरा जो शेड्यूल है ना, ठीक है ना, वो आपको मिल जाएगा। कुछ क्लासेस आपकी ऐप पर होंगी, बहुत सारी क्लासेस आपकी कुछ क्लासेस यूट्यूब पर होंगी, बहुत सारी क्लासेस आपकी ऐप पर होंगी। तो आपको हर दिन शेड्यूल मिलता है, उस शेड्यूल को आपको फॉलो करते चले जाना है, ठीक है। अभी धीरे 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 आपको सारा क्रम समझ में आ जाएगा, आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो, तो अपन प्रेरण के द्वारा आवेशन को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा और मजेदार तरीके से हमें चीजें समझ में आएगी, राइट। तो प्रेरण के द्वारा आवेशन में क्या होता है? प्रेरण का मतलब है प्रेरणा, और प्रेरणा के लिए संपर्क जरूरी नहीं होता। जैसे कोई, मतलब जैसे मैं कहूं, मैं अगर अपनी जिंदगी के बारे में बात करूं, तो मैं गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रेरित हूं। महात्मा गांधी थे, मोहनदास करमचंद गांधी जी, उनके द्वारा बहुत प्रेरित हूं, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो आप सोचो कि वो इंसान अभी दुनिया में ही नहीं है, जब था तो भी मेरे जन्म से बहुत साल पहले था, मतलब मेरा और उनका कोई संपर्क होना संभव ही नहीं है, बट फिर भी मैं उनसे प्रेरित हूं। तो प्रेरणा का मतलब यही होता है कि उनका प्रभाव मुझ तक पहुंच रहा है बिना संपर्क के, बिना संपर्क के। हाँ, नजदीकी होनी चाहिए। जैसे मैं भारत देश में पैदा हुआ, तो मोहनदास करमचंद गांधी वो भी भारत देश में पैदा हुए थे, तो एक नजदीकी है, वो भी भारतवासी थे, मैं भी भारतवासी हूं, मुझे उनके बारे में पता चला और मैं उनकी कहानी से बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ हूं, है ना। तो प्रेरणा का मतलब, प्रेरणा का मतलब क्या होता है? प्रेरणा का मतलब होता है बिना संपर्क के प्रभाव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, बिना प्रभाव के, बिना संपर्क के, ठीक है। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा, यहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा। एक हमारी वस्तु है जिसको हम क्या करना चाहते हैं? आवेशित करना चाहते हैं। तो ये हमारी हो गई वस्तु, इसको हम आवेशित करना चाहते हैं, और इसको हमने रखा हुआ है कुचालक स्टैंड पर। इसको हमने रखा हुआ है किसके ऊपर? कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। वही वाली चीज है, ये आपकी चालक गोला या चालक वस्तु हो गई, और इसको हमने किसके ऊपर रखा हुआ है? इसको हमने कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है, कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। तो अगर हम प्रेरण के द्वारा, अगर हम प्रेरण के द्वारा आवेशित करना चाहते हैं वस्तु को, तो हम क्या करेंगे? ये है आपके सुभाष सर, जिनकी जिंदगी में अभी कोई प्रेरणा नहीं है, बेचारे उदासीन हैं। फिर अचानक से इनको किसके बारे में पता चलता है? उनको महात्मा गांधी के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये आपकी एक आवेशित चालक छड़ है, ये आपकी एक आवेशित चालक छड़ है। मान लो इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है, अब की बार इसके ऊपर कैसा आवेश है? अब की बार इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है। तो ये आपकी आवेशित, आवेशित चालक छड़ है, ठीक, ठीक है। मतलब ये आपके सुभाष सर हो गए, और ये जो चालक छड़ है ये गांधी जी। अब होगी प्रेरणा। अब तुम सोचो, इन दोनों का संपर्क नहीं हुआ, जस्ट प्रेरणा मिली। अब प्रेरणा क्या मिली? कि इन ऋणात्मक आवेशों को देखकर इस वस्तु का जो धनात्मक आवेश है, अब वापस से मैं यही बोलूंगा कि धनात्मक आवेश कभी भी गति नहीं करता, फिर भी शब्द अपन वो यूज करेंगे कि सारा का सारा धनात्मक आवेश जो है वो किस तरफ इकट्ठा हो जाता है? वो यहां पर आकर इकट्ठा हो जाता है। इसको तुम उल्टा कहो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, कि यहां के जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहां पर चले जाते हैं? वो इस तरफ चले जाते हैं, पीछे की तरफ चले जाते हैं, इस तरीके से। इन ऋणात्मक आवेशों से प्रेरित होकर, आकर्षित होकर जो इलेक्ट्रॉन है वो पीछे चले गए, या धनात्मक आवेश क्या आ गया? आगे आ गया। ये तो कहलाता है प्रेरण, ये कहलाता है प्रेरण, आवेशों का पुनर्वितरण होने की प्रक्रिया, ठीक है। क्या कहेंगे अपन इसको? अपन इसको कहेंगे समीपवर्ती
हम अपन कहेंगे यहां पर समीपवर्ती आवेशित वस्तु के द्वारा, समीपवर्ती आवेशित वस्तु के द्वारा उदासीन चालक में क्या हो जाता है, आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। व्यवस्था जो है वो हिल जाती है, पुनर्वितरण हो जाता है। इसको अपन कहते हैं प्रेरणा, या फिर इसको अपन कहते हैं प्रेरण, या फिर इसको पोलराइजेशन भी कह सकते हैं। पोलराइजेशन, पोलराइज हो गया, इस सारा धनात्मक आवेश इधर आके इकट्ठा हो गया, सारा ऋणात्मक आवेश इधर आके इकट्ठा हो गया। तो ये बना आपका स्टेप नंबर 1, ये बना आपका स्टेप नंबर 1। अब अपन क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करते हैं, हम इस चालक गोले को, ये हमारा चालक गोला था, ठीक है, ये कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ था, ये कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ था, ठीक है, और इसके समीप में एक ऋणात्मक आवेशित वस्तु रखी हुई थी, इसके समीप में एक ऋणात्मक आवेशित वस्तु रखी हुई थी। ये देखो ऋणात्मक आवेशित वस्तु यहां पर रखी हुई थी, और इसकी वजह से इसके अंदर आवेशों का पुनर्वितरण हो गया था। सारा धनात्मक आवेश कहां पर आके इकट्ठा हो गया था, सारा धनात्मक आवेश इधर आके इकट्ठा हो गया था। लेकिन अभी भी वस्तु का कुल आवेश 0 है। तुम सोच के देखो, सिर्फ आवेशों का पुनर्वितरण हुआ है, धनात्मक इधर ऋणात्मक इधर, अभी भी कुल आवेश निकालोगे 0 हो जाएगा। अगर तुम इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल लो तो फिर तुम्हारी वस्तु आवेशित हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस वस्तु को हम कर देते हैं भूसंपर्कित। ये जो मैंने चिन्ह बनाया है, ये किसका चिन्ह कहलाता है, ये कहलाता है भूसंपर्कित, ये कहलाता है आपका भूसंपर्कित। तो हम क्या करते हैं, हम इस वस्तु को भूसंपर्कित कर देते हैं। अब भूसंपर्कित करने से क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा आवेश होगा, जो भी यहां का ऋणात्मक आवेश था, वो बहते 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 कहां चला जाता है, वो बहते बहते आपका धरती में चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि धरती भी एक बहुत बड़ा चालक है, और धरती की धारिता जो है वो बहुत ज्यादा है। भाई धरती माँ तो सब कुछ झेल सकती है ना, तो ये तो छोटा मोटा आवेश है। तो यहां पर ऐसा ही होता है, यहां पर ऐसा ही होता है कि इस वस्तु के समीप ले जाने पर आवेशों का पुनर्वितरण हुआ, और उस पुनर्वितरण का तुमने फायदा उठा लिया। तुमने ऋणात्मक आवेश को भूसंपर्कित करके कहां पर भेज दिया, धरती के अंदर भेज दिया। ये बन गया तुम्हारा स्टेप नंबर 2, ये बन गया तुम्हारा स्टेप नंबर 2। पहला काम तुमने क्या किया, तुम आवेशित वस्तु को समीप लेके आए, तुमने आवेशों का पुनर्वितरण करवाया। दूसरा काम तुमने क्या किया, तुमने एक तरफ से वस्तु को भूसंपर्कित कर दिया, ताकि एक तरीके का जो आवेश है वो कहां चला जाए, धरती के अंदर चला जाए। अब तुम भूसंपर्क को भी हटा लो और आवेशित वस्तु को भी हटा लो। तो अब हो जाएगा तुम्हारा स्टेप नंबर 3 कि तुमने भूसंपर्क जो किया था उसको भी हटा लिया, और तुमने जिस वस्तु को समीप लेके आए थे उसको भी हटा लिया, उसको भी हटा लिया, दोनों को ही हटा लिया। तो क्या हुआ, ये जो धनात्मक आवेश एक तरफ इकट्ठा था, ये धनात्मक आवेश वापस से इस वस्तु के ऊपर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से पुनर्वितरित हो जाएगा। तुमने इस वस्तु को भी हटा लिया और तुमने इस भूसंपर्क को भी हटा लिया, ठीक है। तो आवेशित वस्तु, ठीक है, आवेशित वस्तु एवं भूसंपर्क जो तुमने करवाया था, दोनों को हटा लेने के पश्चात ये काम हो गया। तो आपने देखा कि शुरुआत में जो वस्तु उदासीन थी, पहले उसमें पुनर्वितरण हुआ, तुमने फायदा उठा के एक तरीके के आवेश को धरती में भेज दिया,
तो अब जो दूसरे तरीके का आवेश था वो बच गया और आपकी वस्तु क्या हो गई, धनात्मक आवेशित हो गई। आपकी वस्तु जो है वो धनात्मक रूप से आवेशित हो गई। जो पहले वस्तु उदासीन थी वो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या बना दी गई है, धनात्मक आवेशित बना दी गई है। ठीक है, आ गया समझ में? दोनों को हटा लिया, दोनों को हटा लिया। पहले हमने भू संपर्क को हटाया। अच्छा, अगर तुम इसमें भी कंफ्यूज हो कि सर पहले किसको हटाया, तो ये और मैं बता देता हूं आपको। अगर आप कंफ्यूज हो कि सर पहले किसको हटाया, तो ऐसे क्रम ध्यान रख लेना, मैं उसी क्रम में लिख देता हूं कि पहले हमने किसको हटाया, भू संपर्क को हटाया। अगर मान लो आप इतनी डिटेल के अंदर जाना चाहते हो, ठीक है ना, भू संपर्क को हटाया एवं फिर हमने किसको हटाया, आवेशित वस्तु को हटाया। आ गया? तो क्रम भी ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इससे तुम्हें क्रम भी याद रह जाएगा, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी क्रम आपको याद रह जाएगा। भू संपर्क को हटा लिया और फिर उसके बाद में जो आवेशित वस्तु तुम पास में रख रखे थे उसको भी हटा लिया। तो कुल मिला के इसके ऊपर क्या रह गया, आपका धनात्मक आवेश बचा हुआ रहेगा। आ गया बेटा सबको समझ में? आ गया सबको समझ में अच्छे से? बच्चे पूछ रहे हैं इसलिए मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया ताकि आपको याद रह जाए। इस ऑर्डर में हटाया हमने, पहले भू संपर्क को और फिर आवेशित वस्तु, है ना? पूछा इसलिए बताया, वरना इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सर पुनर्वितरण का मतलब क्या होता है? पुनर्वितरण का मतलब क्या होता है? पुनर्वितरण मतलब आवेशों का जो वितरण था उसको तुमने दोबारा सफल कर दिया, मतलब दूसरे तरीके से वितरित कर दिया। और वैसे क्या होता है, वैसे धनात्मक और ऋणात्मक आवेश इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं कि किसी भी आयतन का कुल आवेश 0 है। अभी इसमें क्या हो गया, अलग अलग हो गए, धनात्मक एक तरफ, ऋणात्मक एक तरफ। इसको बोलते हैं मन पुनर्वितरण। तो क्या ये प्रेरण के द्वारा आवेशन की प्रक्रिया एकदम मक्खन हुई? कमेंट्स के अंदर बताएंगे सारे के सारे बच्चे, क्या यह प्रक्रिया एकदम मक्खन हो चुकी है, एकदम मस्त समझ में आ चुकी है? जो बच्चे पूछ रहे हैं सर पहले किसको हटाया, उसका भी जवाब हमने नीचे इस लाइन के अंदर ऑर्डर दिख दिया मैंने ना, तो आपको याद रह जाएगा। आ रहा है बेटा सबको समझ में? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर आपकी हर वीडियो देखता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आई होप आपको फ़ायदा भी होता होगा, आपको चीज़ें समझ में भी आती होंगी। मक्खन 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 मक्खन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, चलो, तो ये वाली चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है। ये वाली चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है। ये आपका क्रम ध्यान रख लेना, इस क्रम में हम वस्तुओं को हटाते हैं। अच्छा, इसका कारण कोई जानना चाहेगा कि सर ऐसा क्यों करते हैं, मतलब पहले संपर्क को क्यों हटाते हैं? क्योंकि अगर हमने पहले आवेशित वस्तु को हटा लिया तो जो भू संपर्क कर रहा है ना वो धनात्मक आवेश को भी खा जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा कुछ फायदा होगा ही नहीं। इसलिए अगर आप क्रम पूछ रहे हो, तो अगर आप याद रखना चाहते हो, तो पहले हम संपर्क को हटाते हैं, जो भू संपर्क हमने किया उसको हटाते हैं। ठीक है, तो अब कोई चारा ही नहीं बचा। जैसे हमने भू संपर्क को हटा लिया, कोई चारा नहीं है इस धनात्मक आवेश के पास में कहीं जाने का, और फिर हमने इस वस्तु को भी हटा लिया। फिर ये जो आवेश यहाँ था वो वापस से पूरी वस्तु पर फैल जाएगा और इस तरीके से वस्तु आपकी आवेशित हो, है ना? आगे समझ में? बहुत अच्छा सवाल था, जिसने भी पूछा है उसके माध्यम से मैंने ये चीज समझा दी। तो ये हो गया हमारा प्रेरण के द्वारा आवेशन। अब चलते हैं इसके आगे, कुछ उदाहरण यहां पर अपन कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि कोई भी वस्तु जब भी धनावेशित होगी इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग रहे हैं, और कोई भी वस्तु जब ऋणावेशित होगी इसका मतलब उसके ऊपर वस्तु, उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिकता के अंदर आ रहे हैं। देखो इसके ऊपर कैसे कैसे सवाल बनते हैं, तो एक सवाल के माध्यम से इसको समझते हैं। एक वस्तु पर 1 कूलाम ऋणावेश उपस्थित है। सबको आंसर करना है बेटा, मजा आएगा तभी, पढ़ने में मजा तभी आएगा जब आप आंसर करोगे। तो बताना है वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है
या फिर कमी है? बताओ, अगर वस्तु के ऊपर ऋणात्मक आवेश है तो वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन अधिकता में है या फिर कमी है? क्या आंसर होना चाहिए? एक बच्चा पूछ रहा है, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, ठीक है ना, कि सर इलेक्ट्रॉन गति करता है या प्रोटॉन? प्रोटॉन बेटा नाभिक के अंदर होता है। बहुत नाभिकीय बल के बारे में तुम पढ़ोगे 12वीं कक्षा में, तो प्रोटॉन तो गति कर ही नहीं सकता। तो हमेशा जब भी छोड़ के जाते हैं, हमेशा जब भी एक्स्ट्रा आते हैं, तो कौन आते हैं? इलेक्ट्रॉन। यही तो बता रहा हूं मैं आपको। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्योंकि वस्तु ऋणावेशित है, क्योंकि वस्तु कैसी है? ऋणावेशित है, इसका मतलब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी। बताया था ना, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होने पर क्या होता है? ऋणात्मक आवेश, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने पर क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है। एक चीज तो हमारी ये क्लियर हो गई। अब दूसरा सवाल पूछा, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी? तो मैंने बताया था तुम्हें कि जब भी कोई आवेश Q होगा तो क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार वो हमेशा किसके बराबर होगा? N गुणा E के बराबर होगा। N गुणा E के बराबर होगा। तो हमारा आवेश कितना है? 1 कुलाम। अभी अपन मात्रा ले रहे हैं, ऋणात्मक धनात्मक हटा रहे हैं, अभी अपन मात्रा ले रहे हैं, ठीक है। आवेश कितना है? 1 कुलाम। और एन का मान हम निकालना चाहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, 1 कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। ई का मान कितना होता है? ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कुलाम। तो यहां से एन का मान निकल के आएगा इतना, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। और जब तुम इसको हल करोगे, जब तुम इसको सॉल्व करोगे, तो ये निकल के आएगा लगभग 6.25 इंटू 10 की घात 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके अधिकता में होंगे। ये आया सबको समझ में? कर लोगे ये कैलकुलेशन तो सब कर ही लोगे, है ना। हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में लिखा करो बेटा। जैसे कुछ बच्चे लिख रहे हैं 625 गुणा 10 की घात 16, वो भी सही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। बट हमेशा साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक निरूपण का उपयोग करो। मतलब ये जो संख्या है ना, ये आपकी 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए, है ना। और फिर आप पावर्स पे लिखो। तो 6.25 इंटू 10⁻18 कर लोगे ना। डिवीजन करना है, एक कैलकुलेटर का यूज कर लो फिलहाल तो। बाकी परीक्षा में क्या करोगे? 1/1.6 करोगे। डेसिमल हटेगा, ऊपर 10 हो जाएगा, 2 से काट लेना 5 बार और नीचे 8 बार। तो 5 को 8 से विभाजित करो तो अपने आप ही कितना आ जाएगा? 6.25 या 0.625 आएगा, ठीक है। और 10 की घात माइनस 19 ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात प्लस 19 बन जाएगा। तो उसको रीअरेंज करोगे तो 6.25 इंटू 10 की घात 18। आसान है कैलकुलेशन, मैं ऐसा नहीं है कि आपको टाल रहा हूँ ठीक है, आसान है, कर सकते हो आप, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। अगर टफ कैलकुलेशन होती है तो मैं वो भी स्टेप्स बताता हूँ, ये तो आप कर सकते हो। तो क्या ऐसा सवाल किया जा सकता? अब चाहो तो इसको याद भी रख लेना एक, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना बहुत बार डायरेक्ट पूछा गया है बोर्ड के अंदर। 1 कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसको चाहो तो याद भी रख लेना, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या आया समझ में? ये आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। आगे चलते हैं अपन, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, अधिकता में है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है तो कैसा आवेश होगा? तो आवेश की प्रकृति तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, तुम भी बता सकते हो। इसका आंसर तो तुम ही कर दो। आवेश की प्रकृति ये तो तुम भी बता सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। तो मैंने बताया था जब भी इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में होते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में होते हैं तो वस्तु किस प्रकार की होती है? वस्तु ऋणावेशित होती है। आ गया सबको समझ में? ये तो अच्छे से आ गया सर समझ में, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि अगर आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है
तो चालक में उपस्थित कुल आवेश कितना होगा। तो ये तो पहला हो गया आंसर, और दूसरा आंसर हमें पता ही है कि कुल आवेश सदैव किसके बराबर होता है, एन इंटू ई। एन इंटू ई। एन का मान कितना दे रखा है हमें, 4000 दे रखा है, ठीक है। ई का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि आवेश कैसा होगा, ऋणावेशित, तो हमने यहां पर नेगेटिव साइन भी लगा दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अधिकता में। तो ये हमें क्या करना है, हल करना है। तो यहां पर क्या होगा, डेसिमल हटेगा, नीचे चला जाएगा 10, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा आपका माइनस का 16 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 64। कितना आ जाएगा, 64। और ये जो 2 जीरो है इसको 10⁻⁻19 से गुणा करोगे तो रह जाएगा 10⁻17। मैंने बताया था हमेशा साइंटिफिक नोटेशन का उपयोग किया करो। तो साइंटिफिक नोटेशन में इस संख्या को 1 से 10 के बीच में रखा जाता है। तो हम 10 से विभाजित कर देंगे तो ये तो बचेगा आपका माइनस का 6.4, और 10 से विभाजित किया है तो 10 से गुणा भी करो तो यहां पर रह जाएगा आपका 10⁻⁻16। इतने कुलाम आपका कुल आवेश वस्तु के ऊपर होगा, ये हम निकाल सकते हैं। आ रहा है बेटा सबको समझ में, -6.4 इंटू 10⁻⁻16। मेरे से पहले बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर कर दिया। तो ये दिखाता है इस चीज को कि बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, और ये वो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं। ये उन दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चे हैं जहाँ पर ढंग की स्कूलें तक नहीं है, जहाँ की स्कूलों में हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक ही टीचर पढ़ा रहा हो, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और मैं तो सलाम करता हूँ ऐसे टीचर्स को, क्योंकि कम से कम किसी भी प्रकार से व्यवस्था को बनाए। पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, तुम्हें शायद नहीं पता होगा, पता नहीं आप में से किसी बच्चे के यहाँ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत सारी सरकारी स्कूलों के अंदर आपको गर्व होना चाहिए, बहुत सारी सरकारी स्कूलों के अंदर जहाँ पर शिक्षक उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर आपके आशीष सर, आपके सुभाष सर, आपके विक्रम सर, आपकी एएसएल टीम के जो ये लेक्चर्स हैं उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। बहुत गर्व का विषय है ये हमारे लिए, पता है आपको। एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में तो जो दूरदर्शन है ना, दूरदर्शन मध्य प्रदेश, तो दूरदर्शन जो है मध्य प्रदेश का, क्योंकि एमपी बोर्ड हिंदी के अंदर है, तो वहां तो दूरदर्शन के ऊपर आपकी एएसएल टीम की वीडियोस जो हैं वो चलाए गए थे कोरोना के अंदर। और हर साल जब भी हमारे से संपर्क किया जाता है कि क्या आपकी टीम की वीडियोस हम क्लास के तौर पर इन बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको उपलब्ध करवा सकते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि स्वागत है, करवाओ। आप भी अगर किसी बच्चे को जानते हो तो इन लेक्चर्स को आप बच्चों को दो, पढ़ो यार इनके माध्यम से। बस तुम्हें शिक्षक की कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। आज अगर टेक्नोलॉजी है हमारे पास में, इस शिक्षक की कमी को हम पूरा कर देंगे यार। ठीक है, आ रहा है बेटा, ठीक है। तो ये सवाल हम आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारे आज के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। मैं मात्र 10 मिनट का समय लूंगा, मात्र 10 मिनट का समय लूंगा, लेकिन जो भी कुछ आपको बताऊंगा वो आपको बहुत अच्छे से सीखना है। कूलाम का नियम, सबसे पहले तो कब लागू होता है, सबसे पहले तो कब लागू होता है ये ध्यान रखना। कब लागू होता है, जब आपको दो बिंदु आवेशों के बीच, ध्यान रखना कैसे आवेश होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए। जब आपको दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले, के मध्य लगने वाले विद्युत बल, लगने वाले विद्युत बल को ज्ञात करना हो। कोई पूछे कि बताओ कूलाम का नियम, कोई पूछे कि बताओ कूलाम का नियम कब लगाना होता है, ये है कंडीशन, जब दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल हमें ज्ञात करना। ठीक है, क्या कहता है कूलाम का नियम? कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको कौन कौन से दो आवेश हैं।
ये रहा आपका आवेश, पहला आवेश Q1, तो बिंदु आवेश है, का आकार जो है वो बहुत छोटा है। और ये है आपका दूसरा आवेश Q2, ये भी बिंदु आवेश है, और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो है R। इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो है R। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? दो बिंदु आवेश दिख गए, दोनों बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला विद्युत बल, ठीक है। क्या कहता है ये नियम? कि ये जो विद्युत बल है ये दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी कि Q1 गुणा Q2, इसके तो समानुपाती होता है, इसके समानुपाती होता है। पहली चीज तो ये कहता है। कूलाम का नियम क्या कहता है? कि दो बिंदु आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है, ठीक है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर थोड़ी इंग्लिश भी यूज कर लो, दो पॉइंट चार्जेस बोलते हैं अपन, ठीक है। मैं कर लूंगा इंग्लिश वगैरह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट बहुत सारे बच्चों को फिर इंग्लिश के शब्द जो है वो समझ में नहीं आते, या वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल मतलब Q1 Q2 के समानुपाती होता है। पहली चीज तो ये कहता है। एवं दूसरी चीज, और एक और चीज के ऊपर निर्भर करता है, एवं दोनों के मध्य दूरी, दोनों के मध्य दूरी, दूरी का मतलब क्या हो गया यहां पर? R, इसके के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कहलाता है आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कहलाता है आपका कूलाम का नियम। आया सबको समझ में? आया सबको समझ में? ये आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा है, ये आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर और विपरीत बल लगाएंगे। मान लेते हैं दोनों धनात्मक है, तो इसके ऊपर भी बल कितना लग रहा है? F, और इसके ऊपर भी बल कितना लग रहा है? F लग रहा है। ये है आपका विद्युत बल। तो कूलाम के नियम ने क्या क्या बता दिया हमें? कूलाम के नियम ने हमें पहली चीज तो ये बता दी कि आपका जो बल F है वो दोनों के गुणनफल के समानुपाती है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बता दी? दूसरी चीज ये बता दी कि जो बल F है वो दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दो चीजें हमें कूलाम के नियम ने बता दी, ठीक है। अगर हम इनको एक साथ लिखें, सर कूलाम किसे कहते हैं? बच्चे पूछे। बेटा कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है ना। उन वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस नियम का प्रतिपादन किया था, या इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत योगदान दिया था, इसलिए उनके नाम पर इस नियम का नाम रखा गया है ना। कूलाम कोई ऐसा शब्द नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब अगर दोनों को एक साथ लिखें अपन, ठीक है, तो यहां पर दोनों को अपन क्या लिखते हैं? दोनों को अपन एक साथ लिखते हैं, दोनों को एक साथ लिख रहे हैं। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो F है समानुपाती का मतलब है ऊपर, Q1 Q2 के समानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है नीचे, तो R² के व्युत्क्रमानुपाती। अब जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाना होता है, इस चिन्ह को हटाकर जब भी बराबर का चिन्ह लगाना होता है, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला चाहिए ना, तो हम एक समानुपाती नियतांक का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक तो हम पहुंच ही गए हैं, यहां तक तो हम पहुंच गए। यहां से अगर हमें इस चिन्ह को हटाकर बराबर का चिन्ह लगाना है, हमें लिखना है F बराबर किसके बराबर है बल, तो हमें क्या करना होगा? एक नियतांक का उपयोग करना पड़ेगा। उस नियतांक को मैंने लिखा है यहां पर K, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। और ये जो K है इसकी भी जगह क्या लिखा जा सकता है? अगर इसको भी आप डिटेल में देखोगे, इसकी जगह लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब बहुत सारी चीजें आ गई होगी आपके लिए, तो इनको थोड़ा आराम आराम से समझते हैं।
तो सबसे पहले तो ये पूरी की पूरी चीज क्या है, सबसे पहले तो ये पूरी की पूरी चीज क्या है, ये है आपका समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक, ठीक है। और इसमें भी एप्सिलॉन क्या है, इसमें भी एप्सिलॉन क्या है, ये अगर कोई आपसे पूछे कि इस समानुपाती नियतांक में 4 पाए तो समझ में आ गया ये तो संख्या है, बट ये ई जैसा क्या बना दिया आपने, इसको बोलते हैं अपन एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं अपन इसको, इसको अपन बोलते हैं एप्सिलॉन या एप्सिलॉन बोला जाता है इसको, ठीक है। एप्सिलॉन बोल सकते हो या एप्सिलॉन बोला जा सकता है, दोनों तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये जो एप्सिलॉन है, ठीक है, ये क्या है, चिन्ह का नाम तो एप्सिलॉन हो गया, बट ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, तो ध्यान रखना बेटा, ये है ये माध्यम की, ये माध्यम की विद्युतशीलता है, विद्युत, ये माध्यम की एक साथ ही लिखता हूं, ये क्या है, ये माध्यम की विद्युतशीलता है। इसका मतलब तुम सोचो, इसका मतलब एक और चीज हो गई हमें, इसका मतलब एक और चीज पता पड़ गई हमें कि ये जो बल है ना, ये जो विद्युत बल है, एक और चीज हमें पता पड़ गई, हमें पता पड़ गई कि बल F जो है, हमें पता पड़ गया कि बल F जो है ये माध्यम पर भी निर्भर करता है, ये माध्यम पर भी निर्भर करता है। आया समझ में, क्योंकि हमारे बल के सूत्र में जो हमने समानुपाती नियतांक लिया है उसमें हमें क्या दिख रहा है, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या है, माध्यम का गुण है, उसको अपन बोलते हैं विद्युतशीलता। अंग्रेजी में बोला जाता है, अगर आप ध्यान रखना चाहो तो अंग्रेजी में इसको बोला जाता है परमिटिविटी, अंग्रेजी में विद्युतशीलता को बोला जाता है परमिटिविटी। आ रहा है ना, इंग्लिश में भी अगर ध्यान रखना चाहो तो विद्युतशीलता को बोला जाता है परमिटिविटी, ठीक। जैसे 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 उदाहरण के तौर पर, जैसे उदाहरण के तौर पर निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है, उदाहरण के तौर पर निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है, जैसे निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है, चिन्ह के रूप में, चिन्ह के रूप में एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है और उसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12 संख्या। रही बात मात्रक की, तो एप्सिलॉन को इधर ले आओ, बल को नीचे ले जाओ, तो देखो मात्रक क्या मिलेगा, ऊपर आवेशों का गुणनफल है मतलब कूलाम का स्क्वायर, नीचे बल है मतलब न्यूटन, और दूरी का स्क्वायर है मतलब मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मात्रक। एप्सिलॉन को उधर ले जाओ, बल को नीचे लेके आ जाओ, तो ये मात्रक भी आ जाएगा। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि माध्यम के ऊपर भी निर्भर करती है, जैसे निर्वात की जो विद्युतशीलता है वो तो हमें ध्यान रखना। अच्छा, निर्वात के लिए ये भी ध्यान रख लो, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। अब इसका पूरे का ही मान ध्यान रख लो ना, बार बार इसको थोड़ा ना, इसको अपन लिखते हैं के, इसको अपन क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, समानुपाती नियतांक। और निर्वात के लिए इसका मान कितना निकल के आता है, 9 गुणा 10 की घात 9 निकल के आता है, और क्योंकि ये उल्टा है तो मात्रक उल्टा हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलाम स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट आप सूत्र के अंदर यूज कर सकते हो, है ना। तो निर्वात के लिए, अच्छा, वायु और निर्वात लगभग बराबर है ना, तो हल्का सा ही अंतर है, हल्का सा ही अंतर है। तो आप निर्वात के लिए या वायु के लिए, दोनों के लिए बोल सकते हो। फ्री स्पेस के लिए बोला जाता है अंग्रेजी में, अगर अपन बोले तो निर्वात का मतलब फ्री स्पेस,
कोई माध्यम ना हो जहां पर। आ गया सबको? ठीक है, तो ये होता है हमारा कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम हमें तीन चीजें बता रहा है, तीन चीजें बता रहा है। पहला हमें बता रहा है कि जो बल का परिमाण है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। दूसरा, बल का जो परिमाण है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और तीसरा हमने खोज करने पर पाया, कि बल F जो है वो माध्यम पर भी निर्भर करता है। जैसे निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वो ये, निर्वात के लिए इसका मान हो जाएगा, अलग अलग माध्यम के लिए इनका मान अलग अलग होगा, अलग अलग माध्यम के लिए इनका मान अलग अलग होगा। समय कितना हो गया? हम्म तो समय समय आज हमें इतना ही अलाउ कर रहा है। अच्छा, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर नीचे का दिख नहीं रहा, इसको मैं हटा देता हूं। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है ना नीचे का? नीचे का लिखा हुआ सब कुछ दिख रहा होगा। तो कैसी रही आज की क्लास? मजा आया? देखो, पढ़ते पढ़ते कब 1 घंटे 40 मिनट गुजर गए, अगर तुम्हें वो नहीं पता चला, पढ़ते पढ़ते कब 1 घंटे 40 मिनट का समय गुजर गया वो तुम्हें अगर नहीं पता चला, इसका मतलब तुम सोच लो कि तुम बहुत अच्छी जगह पर पढ़ रहे हो, है ना? तो अब इसके आगे की जो कहानी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और याद रखना, हमारा जो अगला लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मजा तो आपको आने लगी गया होगा, आप चैप्टर के अंदर घुस तो चुके ही हैं अपन। मजा आएगा आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ऐसी ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी। मैं आपको हल्की सी झलक दिखला देता हूँ। हम माध्यम के ऊपर जो निर्भरता है ना, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें बताऊंगा तुम्हें। मैं तुम्हें परावैद्युतांक के बारे में बताऊंगा, मैं विद्युतशीलता और परावैद्युतांक के अंतर के बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना? फिर अपन ढेर सारे सवाल करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन है विद्युतशीलता परावैद्युतांक के बाद में, फिर खूब सारे क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये ढेर सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे यहाँ पर। एंड फिर अपन अध्यारोपण का सिद्धांत करेंगे, और अध्यारोपण के सिद्धांत पे तो अपन खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना? तो ये सब अपन करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, मजा आ गया अगर आज के लेक्चर के अंदर पढ़ने में, खूब सारे क्वेश्चंस करे, खूब सारे कॉन्सेप्ट सीखे, अगर आपको सच में लेक्चर अच्छा लगा तो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर मुझे बताइएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा कैसा रहा आज का लेक्चर। फिलहाल के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी बच्चों ने इस क्लास को अटेंड किया। अगर आप चाहें तो इस क्लास को और बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, क्लास को लाइक करके, इस क्लास को शेयर करके। इसी तरीके की क्लासेस को अटेंड करने के लिए आप हमारे चैनल को ट्राई भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं चाहूँगा आप सभी लोगों से अलविदा, शुभ रात्रि। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।